हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फार्मेसी के कैरियर्स और उसके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। हम लोग नॉर्मली जानते हैं, आज तक जो भी फार्मेसी फील्ड में होता आया है, लोग यही जानते हैं कि फार्मेसी मतलब एक सिर्फ और सिर्फ दवाई की दुकान। यहीं तक लोगों को पता है कि एक दुकान या एक हॉस्पिटल से सिर्फ और सिर्फ दवाई मिलता है। क्या इसके अलावा हमें और भी पता है कि इसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या इसमें हमारे नए नए जॉब फील्ड हमारे पास मौजूद हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। मैं आपको आज टोटल 7 तरीके के जॉब्स अलग अलग बताने की कोशिश करूँगा। उससे भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बट ज़्यादातर इन सेक्टर्स में ही जॉब फार्मेसी फील्ड के बच्चों को मिलता है। हम लोग एक एक करके बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग हमेशा जानते हैं एक डिप्लोमा करके जो बच्चा निकलता है, जो भी स्टूडेंट निकलता है, उसके पास एक लाइसेंस वो होल्ड करता है, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उसको प्राप्त होता है, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। फार्मेसी के जो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो एक्चुअली एक खुद का शॉप खोल सकते हैं, जो कि एक रिटेल शॉप, एक होल सेल शॉप, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकता है। इवन वो कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे साथ ही साथ में जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक जॉब पा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जितना जानते हैं, यहाँ पे सिर्फ दवाइयों से रिलेटेड जो डील है, पेशेंट ऑन पेशेंट, जो सामने सामने जो भी पेशेंट आएगा आपके सामने, उसके सामने आप लोग जो भी देख रहे हैं कि कितने प्रकार के नाना तरीके के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके डिफरेंट उनके डिसऑर्डर्स हैं, डिसीज़ेस हैं, इससे रिलेटेड डॉक्टर भी एक दवाई लिख के देता है, और वो दवाई के बिहाफ में हम लोग वो जो मेडिकेशन है, जो मेडिसिन है, वो इन डिफरेंट नाना प्रकार के जो डोजेस फॉर्म है, उसके माध्यम से हम लोग पेशेंट को दे देते हैं। अब ये जो दवाइयाँ हैं, ये खाने के बाद उसका क्या असर होगा, नहीं असर होगा, ये एक फार्मेसी शॉप में हमेशा उनको कहा जाता है कि आप कुछ दिन लेने के बाद इसका एक रिन्यूअल का भी एक उसमें डेट रहता है प्रिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे उनको बोला जाता है आप इतने दिनों के बाद आके, डॉक्टर खुद ही बोलता है कि आप हमारे पास आइए और क्या आपको हुआ है, नहीं हुआ है, क्या सिम्टम साइन आया है, नहीं आया है, एटलीस्ट हमें एक बार बताए, तो हम उसकी दवाई को अगर चेंज करना पड़े या उसका डोज बढ़ाना पड़े तो एटलीस्ट वो कर सकें। तो ये यहाँ तक रहता है कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये 2 तरीके की जॉब ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। इसको छोड़ के भी कुछ और भी जॉब्स हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप है। इंडस्ट्री में हम लोग जब देखते हैं, इंडस्ट्री 2 तरीके के हम इंडस्ट्री की यहाँ पे बात करेंगे। एक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक एपीआई की हम बात करते हैं, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब एक दवाई का जो एक्टिव फॉर्म है, जो बॉडी में लेने के बाद क्या होने वाला है आपके बॉडी के साथ, या बॉडी आपके उसके साथ में क्या रिएक्शन देगा, इसको हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर देखते हैं। मगर इसको अगर मैं छोड़ के बात करूँ, तो इससे रिलेटेड जो भी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन मिला नहीं मिला, इसका भी तो हम कुछ देखेंगे। तो इसके लिए भी कुछ सेक्टर्स अलग हैं, जो कि हम आईटी सेक्टर्स में बात करेंगे, जैसे फार्माकोविजिलेंस वगैरह में तब बात करेंगे। अब मैं तब आपको समझाऊंगा कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। बट हम थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास अभी जो इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, वहाँ पे कितने तरीके के जॉब्स हैं। करीबन वहाँ पे भी हम देखें तो 5-6 तरीके के अलग अलग हमको जॉब मिल जाते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले हमारे पास आर.एन.डी का जॉब रहता है। सबसे पहले जो आर.एन.डी का जॉब है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक नया नया मॉलिक्यूल जो भी बना रहे, केमिकल मॉलिक्यूल है ना, जिसमें जो बॉडी में जाने के बाद उसका एक कुछ प्रभाव दे। तो ये जो मेडिकेशन है जो हम दे रहे हैं, इसको एक डोजेस फॉर्म में भी वो कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, पिल्स, लोशन, लिनीमेंट, हम लोग ऐसे बहुत सारे डोजेस फॉर्म की बात करते हैं। अब इस किसी भी एक माध्यम से आपके बॉडी में वो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये आर.एन.डी वाले ने पहले क्या किया, आर.एन.डी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इंसान था, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे भी अब 2 डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। एक है सिंथेसिस डिपार्टमेंट, जहाँ पे वो चीज़ बन रहा है, वो मॉलिक्यूल बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। सेकंड हम अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरा है एनालिटिकल डिपार्टमेंट, जो उसका टेस्टिंग कर रहा है। सिमिलरली अगर हम और आगे तरफ जाए, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट आ जाता है। क्वालिटी कंट्रोल, जो चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों ने बना के दिया, अब उसी को
क्वालिटी प्रोसेस में कितना खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन लाइन के साथ क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर तालमेल की, है ना, तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन लाइन में कोई चीज़ बनता है, मतलब आपको नॉर्मली पता है कि बहुत बल्क में बनता है, ज़्यादा बनता है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे क्वालिटी का बहुत बहुत छोटे से छोटा एक मोइटी में भी क्या चेंज आ सकता है, छोटा सा टेम्परेचर बढ़ने के कारण या कुछ प्रेशर बढ़ने के कारण या कोई और स्टोरेज कंडीशन में चेंज आने के कारण, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा, तो हम यहाँ तक तो कुछ चीज़ों को समझ चुके हैं कि हमारे पास एक दवाई जब बन रहा है, अब क्योंकि यहाँ तो हम बनने की बात करें, सिंथेसिस हो गया, एनालिसिस हो गया, उसका टेस्टिंग चालू है, क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्शन लाइन में उसको बनाया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऑडिट्स के भी तो फिर रोल आ जाते हैं। ऑडिट में भी फिर इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब खुद ही इंडस्ट्री के अंदर जो लोग उस चीज़ को बना रहे हैं, देख रहे हैं, उसके जो मैनेजर्स हैं, वो इनसाइड जो इन हाउस जो ऑडिट है उसको हम कहते हैं इनसाइड ऑडिट। और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं यूएस एफडीए वाले आके टेस्ट करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्वालिटी कैसा है। अब वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बात आ जाता है कि हमारा माल यूएस में या कहीं फॉरेन कंट्री में अगर जाना है तो वहाँ पे उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या मेंटेन कर पा रहे हैं एज़ पर एफडीए के गाइडलाइन के हिसाब से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडलाइन के हिसाब से। उसके वहाँ पे यूएस एफडीए का बहुत बड़ा एक मेजर रोल होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो चुका है, प्रोडक्शन हो चुका है, R&D की हम बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, आपका आपने सुना होगा रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स जो उसी दवाई का जो भी एक्सपायरी डेट है या कब उसको वापस नया कोई मॉलिक्यूल में कुछ परिवर्तन करना है, तो उसका कोई डेट या कुछ टाइम का अगर वहाँ पे शेड्यूल का कुछ बात है तो शेड्यूल को फॉलो करते हुए, मतलब यहाँ पे लीगल प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें, लीगल प्रोस्पेक्ट को देखते हुए यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का बहुत छोटे से छोटा चीज़ भी वो ध्यान देते हैं कि कब वो चीज़ एक्सपायर होने वाला है, उससे पहले कब उसका रिन्यूअल होना चाहिए, उसको वापस से कब बनाना है, नहीं बनाना है, किस चीज़ का अथॉरिटी होगा, कौन सा चीज़ का डेट वापस से लेना है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव करवाना है, नहीं करवाना है, क्या करना है, ये सब रेगुलेटरी अफेयर्स का वहाँ पर मेन काम हो जाता है। अब पूरा इंडस्ट्री को देखने के लिए और एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग HR डिपार्टमेंट कहते हैं। HR के अंदर दो चीज़ प्राथमिकता यहाँ पे, दो चीज़ का रहता है। सबसे पहला हम अगर बात करें कंसल्टेंसी, ये ज़्यादातर क्योंकि कंसल्टेंसी रिलेटेड इन लोग, क्योंकि यहाँ पे तो न्यू एम्प्लॉय को भी लाना है, तो इन लोग क्या करते हैं कंसल्टेंसी रिलेटेड यहाँ पे थोड़े से अटैच रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़े से इन लोग अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे सब एम्प्लॉयज़ को पैसे भी देना है, तो अकाउंट्स रिलेटेड इवन परचेज़ डिपार्टमेंट भी इनके अधीन रहता है, इनके साथ काम करना पड़ता है इनको। हम अगर थोड़ा सा आगे चलें, यहाँ पे हम लोग जब इंडस्ट्री से कोई चीज़ अब दवाई क्योंकि निकल चुका है, तो निकलने के बाद तो सीधी सी बात है बॉडी में जाने वाला था, तो हम क्योंकि बॉडी में अब उस चीज़ को ले चुके हैं, तो लेने से पहले भी तो बहुत सारे टेस्ट हुए होंगे, तो यहाँ पे कुछ एनिमल स्टडी हुआ होगा, कुछ ह्यूमन ट्रायल हुए होंगे, ह्यूमन पे भी मतलब इंसानों में कोई ट्रायल चले होंगे, उसके बाद ही तो वो दवाई का अप्रूवल मिला होगा कि कोई ना कोई जगह पे उसको बनाया जाए और उसका उसका अप्रूवल लेके उसको बेचा जाए। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अब चलते हैं, जो हमारा आज का चौथा पॉइंट है वो है एकेडमिक फार्मेसी। एकेडमिक फार्मेसी में अगर हम बात करें, एकेडमिक फार्मेसी में नाना प्रकार के सब्जेक्ट्स की हम यहाँ पे जब चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग विषय हैं, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे भी टीचर्स उसके अलग अलग बिलियंस रखते हैं, माइंड रखते हैं, और वो वैसे ही अपने बच्चों को वैसे ही पढ़ाते हैं। तो उन चीज़ों को जब स्टूडेंट एक जगह पे सीखता है, सीखने के बाद जब कहीं जाता है तो वो नौकरी के लिए कितना सक्षम है, वहाँ पे उस चीज़ को देखा जाता है। और यहाँ पे जब ट्रेनिंग प्लेसमेंट की अगर बात आती है, तो यहाँ पे जितने ही हमारे फार्मेसी करियर से रिलेटेड जितने भी मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे जॉब का, ये सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने ओपन हो जाते हैं। बट अगर वो नॉलेज अगर वो ठीक तरह से रख पाए तो यहाँ पे वो बहुत कुछ कर सकता है। तो हम यहाँ पे जब देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास जब एकेडमिक नॉलेज है, तो हम यहाँ पे रिसर्च की भी बात करते हैं। तो रिसर्च यहाँ पे हमारे पास जब रिसर्च रिलेटेड हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो हम लोग कोई ड्रग को सिर्फ डायरेक्टली बना देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। एक हाइपोथेसिस होता है कि माइंड में ये चल रहा है, ये आइडिया वहाँ पे लग सकता है, ठीक है नहीं है, तो उसका कुछ हाइपोथेसिस का फिर टेस्टिंग होगा, करके देखेंगे होगा नहीं होगा, क्या है नहीं है, टेस्ट करने के बाद वहाँ पे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे फिर देखा जाएगा कि
अगर वो हाइपोथेसिस अगर कारगर हुआ, अगर सही से काम किया, अगर टेस्टिंग के बाद अगर देख पाए कि वहाँ पे रिजल्ट उसके कुछ सही हैं, तो फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको फिर एनिमल ट्रायल पे लेके जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल मतलब इंसानों में ट्रायल करने से पहले जो प्री क्लिनिकल मतलब जानवरों में जो ट्रायल हुआ है। तो इसके भी कुछ छोटे मोटे कुछ मतलब यहाँ पे नियम को मानना तो बहुत ज़रूरी, छोटे मोटे नहीं बोलूँगा, यहाँ पे बहुत बड़ा ही नियम है, क्योंकि जैसे यहाँ पे अब्यूज़ का बहुत बड़ा बात आ जाता है, तो यहाँ पे अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसानों में तो जैसे हम लोग, मैं खुद ही बात करूँ, अगर मैं खुद ही अगर दवाई ले रहा हूँ तो मैं 10 बार दवाई को देखूँगा, परखूँगा, लोग भी यही करते हैं शायद, और डॉक्टर भी बार बार यही कहता है कि आप कोई भी दवाई ले तो देख के लें। ऐसे ही तो हम कोई दवाई लेते नहीं है, तो पहले हमको देखना ज़रूरी है। वैसे ही हम जानवरों को कोई दवाई फट से दे नहीं सकते, तो हमको यहाँ पे बहुत सावधानी से, बहुत गहराई से पहले समझना पड़ेगा कि उनके लिए फिर कैलकुलेशन कैसा है, उनको कैसे वहाँ पे देना पड़ेगा, कितना डोज देना पड़ेगा कम से कम, पहले हमको इसका सारी चीज़ों का पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम वो डोजिंग देना स्टार्ट करेंगे। ये नाना प्रकार के डिसऑर्डर और डिसीज़ के लिए हो सकता है, जिसमें हम लोग कर करके टेस्ट कर करके देखेंगे कौन सी चीज़ में क्या रिज़ल्ट आ रहा है, क्या वो भी सक्षम है, नहीं है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे जब इसका हम लोग न्यू मोइटी, क्योंकि हम लोग तो अभी न्यू मोइटी की बात कर रहे हैं। अगर ये प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब जानवरों में इंसान मतलब जब इंसानों में जाने से पहले जब जानवरों में टेस्टिंग हो रहा था, अगर उसमें कार्य कर रहा, अगर टेस्ट पूरे पॉजिटिव रहे, ठीक ठाक रहे, अगर वो काम कर पा रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल में आ जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग जो इंसानों में ट्रायल करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी कुछ वहाँ पे भी गाइडलाइन हमारे पास होते हैं। गाइडलाइन में वहाँ पे जब आप लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, अच्छा पहले तो प्री क्लिनिकल ट्रायल की हम बात कर रहे थे। प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुछ अप्रूवल पहले लगता है, उसका पहले हम लोग समझते थोड़ा सा कि यहाँ पे पुरातन काल में CPC-SEA का गाइडलाइन था, जिसको अभी इसी मतलब एक दो साल के पहले ही अभी वापस से रिन्यू करके उसका नाम चेंज कर दिया गया। CPC-SEA की जगह पर वहाँ पर CC-SEA कर दिया गया। अब ये CC-SEA करने के बाद इसका फॉर्म ज़्यादातर बी हम लोग भरते हैं। बी भरने के बाद हम लोग इसका अप्रूवल प्रोसेस के लिए आते हैं कि कितने एनिमल आपके स्टडी में लगने हैं, नहीं लगने हैं, आपको एनिमल मिलेगा स्टडी के लिए, नहीं मिलेगा। ये सारा एक कमेटी बैठता है CPCA का, जो अभी CC-SEA हो गया। CC-SEA उसका अगर अप्रूवल देता है तो आप वो एनिमल स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग जब एनिमल स्टडी तो कर चुके थे, अब तो ह्यूमन ट्रायल में जाने वाला, अगर ह्यूमन ट्रायल में अगर जाने वाले हैं तो यहाँ पे भी कुछ हमारे पास जो है कि सेंट्रल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे कुछ क्लिनिकल ट्रायल जब हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ CT4 की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग कम से कम 90 डेज़ का वहाँ पे टाइम पीरियड लगता है एटलीस्ट उस चीज़ को अप्रूवल करने के लिए कि हम क्लिनिकल ट्रायल कर सकें, मतलब ह्यूमन्स पे ट्रायल कर सकें। अब क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल कर सकें, तो क्लिनिकल ट्रायल में हमारे पास कम से कम देखा जाए तो 5 फेजेज़ है। फ़ेज़ 0, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, ऐसे करके 5 फेजेज़ है, जिसमें से हम लोग जो फ़ेज़ 4 है इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जो हमारा सबसे लास्ट फेज़ है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मली जब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारा दवाई वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो अब वो कैसे क्या असर देगा नहीं देगा उसके ऊपर हम लोग फिर तब चर्चा करते हैं। बट इसके पहले भी कुछ वहाँ पे भी अप्रूवल गाइडलाइंस हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग जब कोई नया मोइटी जब हम लोग देखते हैं, तो नया मोइटी हमारे पास जब माइंड में, जैसे मैं बता रहा था आपको, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोई मेरे पास अगर कोई नया मॉलिक्यूल आया है कि उसका ऐसा ऐसा देखने में केमिकल मोइटी ऐसा है और उसका बॉडी में ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये एक आइडिया है, न्यू आइडिया, तो इसके लिए लोग पेटेंट के लिए जाते हैं। अब क्योंकि ये पेटेंट करवाते हैं, तो एटलीस्ट पेटेंट इंडिया में अगर हम लोग एप्लीकेशन पेटेंट करते हैं, तो यहाँ पे 20 ईयर्स का हमारे पास एक टाइम पीरियड मिल जाता है कि हम उस ड्रग को बना के उसको मार्केटिंग में प्रोसेस में ले जा सकें, कि वहाँ पे कुछ हम प्रॉफिट उस इंडस्ट्री में जहाँ पे भी हम उसको बना रहे कर रहे हैं, तो वो एक वहाँ पे इन्वेंटर उस चीज़ का थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। बट ये थोड़े से प्रॉफिट के लिए आप गलत काम तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको पूरा एक एक टेस्ट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑडिट में, सब चीज़ में जब भी होगा वो हर चीज़ में आपको पास करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप कोई फ्लॉ करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी बैठता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि नया ड्रग पेटेंट करवाना पड़ेगा, पेटेंट करवाएंगे तो एटलीस्ट 20 ईयर्स का, जैसे मैं टाइमलाइन बोल रहा था। अब क्योंकि 20 ईयर्स बहुत होता है, 20 ईयर्स में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो 20 ईयर्स का जब ये टाइमलाइन होता है, जब आप क्लिनिकल ट्रायल पास कर चुके हो, है ना, और उसके बाद आप जब बोल रहे हैं कि अब ये मतलब इंसानों में जब ये ट्रायल चलने वाला है अभी,
तो प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल में जब ट्रायल अभी चलने वाला है, तो ट्रायल के दौरान हमको 3 चीज़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा नियम अनुযায়ী माइंड में ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ पे हम इस चीज़ को कर सके, देख सके और इसके अप्रूवल्स दे सके। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, जिसको आईएनडी कहते हैं, आईएनडी का सबसे पहले यहाँ पे रोल है, क्योंकि आपको आईएनडी पहले करवाना पड़ता है कि एक नया मॉइटी आप लेके आ चुके हैं, अब इसके ऊपर हमारा 20 साल की जो भी एक टाइम पीरियड है तो मिला है। अब इसके बाद जब ये एक ब्रांड हम लोग, क्योंकि इसी को हम ब्रांड करेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर टेस्टिंग हो रहा है, हर एक चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आपको मैन पावर से लेके ड्रग से लेके इंडस्ट्री के जितने इंस्ट्रूमेंट्स से इक्विपमेंट से आपको सारा चीज़ यूज़ करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे बहुत कॉस्टली होता है। तो इस चीज़ को हम लोग ब्रांडेड ड्रग कह रहे हैं। और एक होता है जेनरिक ड्रग। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, जब भी हम लोग ANDA है ना, या एब्रीवेशनल न्यू ड्रग अप्रूवल कहते हैं, ये NDA के ज़्यादातर बात में ही यहाँ पे लिया जाता है, क्योंकि जब ये ज़्यादातर ही जेनरिक केस में हम लोग बात करते हैं बहुत बार, बट ऐसा है कि यहाँ पे जब ये ट्रायल जब होता रहता है तो इसके कुछ डेरिवेटिव्स या कुछ नया, कोई चीज़ जब नया निकलने आया और वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे वो चीज़ इंसानों में कारगर है, तो हम यहाँ पे वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत केमिकल मार्टी को चेंज करें। बट यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल का वहाँ पे स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता AND अप्रूवल के लिए। बट आपको प्रायर जितने और टेस्ट है बाकी सारा वो चीज़ आपको प्रायर पास करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जब ये बात करते हैं कि इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और आ जाता है, IND की हम बात कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन की हम लोग बात कर चुके हैं, AND की बात कर चुके हैं, 3 अप्रूवल हमारे पास हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब ये बात कर रहे थे कि क्लिनिकल ट्रायल हमारे पास हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके तरफ चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एकेडमिक्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग B.Pharm या फिर M.Pharm या फिर PhD करके या फिर इवन पोस्ट डॉक करके हम लोग एक एकेडमिक लाइन में, टीचिंग लाइन में जा सकें। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग कोशिश करते हैं कि अपना नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग रखे एक पर्टिकुलर 1-2 सब्जेक्ट के प्रति, जहाँ पे उनका जॉब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं। आपको अगर ध्यान में है, अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं बता दूँ, M.Pharm वगैरह जब आप करने जाते हैं तो आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करना पड़ता है कि आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे ना, कोग्नोसी में पढ़ेंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो दे आर क्वाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप वहाँ पे किस सब्जेक्ट को लेके मास्टर डिग्री, इवन बाद में अगर PhD कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो आप कौन से सब्जेक्ट को लेके करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च और एकेडमिक्स का बहुत गहरा एक संबंध है। तो आपको अगर इस चीज़ को समझना है तो आपको फिर आगे वैसे ही आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एकेडमिक लाइन और रिसर्च का लाइन। हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी तक बात कर चुके हैं कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, तीसरा हमने बात किया था आपका एकेडमिक फार्मेसी, सॉरी इंडस्ट्री और एकेडमिक फार्मेसी। आफ्टर दैट हम लोगों ने अभी बात किया एकेडमिक्स ना। एकेडमिक्स में हम लोग नॉर्मली बात कर ही रहते हैं कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं फार्मेसी करियर में, तो वहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड जो पढ़ाई करवाना चाहते हैं बच्चों को, उसके लिए। अब इसी के बाद हम लोग चलते हैं IT डिपार्टमेंट। IT हम क्या बोलते हैं, IT का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना, IT में हमारा क्या काम है, हम क्यों IT में जा सकते हैं। हम इसलिए जा सकते हैं क्योंकि हम लोग जब क्लिनिकल ट्रायल में फेज़ 4 की बात कर रहे थे, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जहाँ पे हम लोग जब मार्केट में जा चुका है, मार्केट में जाने के बाद कोई पेशेंट को दवाई देने के बाद वो दवाई क्या असर दिया, उसका कोई रिएक्शन तो नहीं आया, एडवर्स ड्रग इवेंट जिसको हम कहते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ऐसे कुछ टर्म्स हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं कि कोई इंसानों में ऐसा कोई प्रभाव तो नहीं आ रहा। एक ड्रग के कारण कोई दूसरे ड्रग को जब साथ में ले रहे हैं, या कभी आगे पीछे कोई फूड ड्रग इंट्रैक्शन हम लोग बात करते हैं, तो कोई फूड के साथ कोई ड्रग को ले लिया तो क्या हुआ, या 2 ड्रग जब एक साथ ले लिया तो क्या हुआ, या फिर कोई फूड इंट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, कोई 2 फूड को ही खा लिया उसके कारण क्या हुआ। तो ये सारे बहुत सारे रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे खुद के जो कंपनी का जो भी, हमारी कंपनी का मतलब इन द सेंस आप जब भी IT में काम करने जाएंगे तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी, लाइक विप्रो के अंदर आपको जॉब मिलेगा, कॉग्निजेंट में जॉब मिलेगा, आपको TCS में जॉब मिलेगा, बायोक्लिनिका में मिलेगा, डॉक्टर रेड्डी में मिलेगा। देयर आर क्वाइट वास्ट काइंड ऑफ IT जॉब्स ना। ये खासकर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये आपको प्रोवाइड करता है। अब ये मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, ये
एक पर्टिकुलर कंपनी से टाई अप, क्योंकि वो कह रहा मल्टी नेशनल कंपनी, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात कर लूँ फाइज़र, जैसे अभी कुछ देर पहले हम बात करते डॉक्टर रेड्डी, बायोक्लिनिक का, तो ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो ऐसे इन लोगों से, कंपनी लोगों से टाई अप करके रखते हैं। अब ये जब टाई अप करके रखते हैं तो उन्हीं पर्टिकुलर कंपनी के ड्रग को लेके ही उनको देखना पड़ेगा कि मेरे उसमें कहाँ पे दवाई है और उससे रिलेटेड क्या वहाँ पे सिम्टम साइंस नया कुछ निकल के आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडवर्स ड्रग इवेंट, या यहाँ पे हम लोग जब साइड इफेक्ट ऐसे कुछ टर्म्स की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मतलब यहाँ पे कोई मेल के माध्यम से या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी और प्रकार के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से हो सकता है कि हमारे पास वो रिपोर्ट आए, तब इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुଯାयी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फार्माकोविजिलेंस, ये वर्ड होता है फार्माकोविजिलेंस। विजिलेंस मतलब कोई भी चीज़ के ऊपर फार्मेसी, मतलब फार्माकोविजिलेंस मतलब फार्मेसी का जो दवाई, जो रिलेटेड जो दवाई बनना है उसके ऊपर एक विजिलेंस रखना, नज़र रखना कि उसका क्या प्रभाव दे रहा है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या एडवर्स इवेंट आ रहा है, या उसका ठीक से प्रभाव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पर देखा जाता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर इस वीडियो का एंड करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत सा प्यार और सम्मान देंगे और आप लोग समझ पाएंगे कि इस फील्ड को हम लोग इतना इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हैं और इसमें आपका क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है इन फ्यूचर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।